तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, सारे राज खोलेंगे, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, सब कुछ आईपीओ के बारे में A to Z डिटेल आपको मिलेगी। चलिए, मेरा नाम अश्विनी कुमार शर्मा है और मैं मार्केट में 15 साल से ज़्यादा समय से हूँ और मुझे पता है कि बेसिकली यहाँ पे क्या चलता है और कैसे मुनाफा कमाया जाता है। आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम एक बोनस टिप शेयर करेंगे जिससे द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि आईपीओ वाले शेयर को आपको आगे तक रखना है या नहीं रखना है, या कौन से आईपीओ में कब आईपीओ में इन्वेस्ट करना है और आईपीओ में कब इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। सबसे पहला जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज़ है वो बहुत कम है। मतलब मेन स्ट्रीम आईपीओज की जो लिस्ट है वहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन साइज़ है वो 15,000 रुपये होती है। तो आपका जो इनिशियल कैपिटल है वो बहुत कम हो जाता है। इनिशियल कैपिटल कम होने के कारण आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब 15,000 लगा के आपको कितना मिलेगा, वो सबसे ज़्यादा बड़ा मैटर करता है। और नए इन्वेस्टर के लिए कैपिटल बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इस वजह से छोटी कैपिटल लगा के अगर कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, सारे आईपीओज अच्छे मार्केट में आते हैं, मतलब अधिकतर आईपीओ अच्छे मार्केट में आते हैं और अच्छे मार्केट में जो आईपीओ आता है उनकी लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जब आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको अलॉटमेंट आ गया तो आपको कितना मुनाफा मिलेगा, मतलब शेयर अपने ओरिजिनल रेट से कितना बढ़ के लिस्ट हो रहा है, दैट इज द लिस्टिंग गेन। अब लिस्टिंग गेन अगर अच्छा मिलता है, इसका मतलब आपको इनिशियल जो कैपिटल है उसके ऊपर आपको मुनाफा मिल रहा है अच्छा वाला। तो लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि ज़्यादातर आईपीओज अच्छे मार्केट में आते हैं। तीसरी बात, नया इन्वेस्टर आता है, उसके पास में ये एक डाउट रहता है कि वो कौन से शेयर में इन्वेस्ट करे। उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसको पता नहीं होता इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे नहीं करना। तो आईपीओज उसके इनिशियल कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी आदमी को अपनी शुरुआत, ट्रेडिंग की शुरुआत सीधा शेयर मार्केट से नहीं करनी चाहिए। शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद उसको सबसे पहले बाईबैक, शेयर में अप्लाई करने से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक फंड अलग से निकालना चाहिए, क्योंकि वो जो चीज़ है वो आपको एक रिस्क फ्री रिटर्न देती है और रिस्क फ्री रिटर्न से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, रिस्क कैपिटल क्रिएट होती है, जो कि मार्केट में आपको टिके रहने और ज़्यादा रिस्क लेने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। आपको कैपिटल पर रिस्क नहीं लेना होता, आपको रिस्क कैपिटल क्रिएट करनी होती है सबसे पहले प्रॉफिट बना के। इसीलिए चौथा पॉइंट, सीधा अगर कोई नया आदमी डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा या आईपीओज में इन्वेस्ट करेगा, उसके लिए लेस रिस्कियर पॉइंट इज कि उसको सीधा आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए बजाय कि सीधा शेयर मार्केट में खरीदने से। क्योंकि अगर शेयर खरीदा, उसका शेयर नीचे हो गया तो उसको रिस्क लगेगा, डर लगेगा, उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। चलिए अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। एप्लीकेशन से अच्छे मार्केट में अलॉटमेंट आना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को जब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे को अलॉटमेंट आएगा नहीं तो हम निराश हो जाएंगे, 2-4 बार लगाएंगे फिर नहीं लगाएंगे। इसके लिए हमारे को पूरे फैमिली का डीमैट अकाउंट खुलवा के रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल फैमिली में 5-6 मेंबर हैं तो उन सब का डीमैट अकाउंट खुलवा के रखेंगे, सब में एप्लीकेशन लगाएंगे। उसके लिए हमारे को एक फंड निकाल देना है थोड़ा साइड में, क्योंकि हम शेयर में भी इन्वेस्ट करेंगे तो भी तो हमारे को फंड निकालना पड़ेगा। इसलिए अगर अलॉटमेंट लेना है हमारे को तो सारे मेंबर के नाम एप्लीकेशन लगानी है और सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल 3 दिन आईपीओ ओपन हो रहा है तो तीनों दिन में 5 हमारे मेंबर हैं या 6 हमारे मेंबर हैं तो 2-2 एप्लीकेशन एक दिन में लगाएंगे। इसका कारण ये हो जाएगा, इसका फायदा ये हो जाएगा कि हमारे को, चूंकि लॉटरी सिस्टम है तो हमारी प्रोबेबिलिटी आईपीओ आने की ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप में किसी फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर किसी को 100% अलॉटमेंट चाहिए, बिकॉज रिटेल कैटेगरी में 100% अलॉटमेंट नहीं होता। अगर कोई आईपीओ इन्वेस्टमेंट अच्छा लग रहा होता तो उसको एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एचएनआई कैटेगरी का मतलब हो गया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। रिटेल एप्लीकेशन 2 लाख से नीचे की होती है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन होती है। रिटेल एप्लीकेशन में बिडिंग होती है, मतलब 10 लगाई, उनमें से हो सकता है आपकी एक भी नहीं आए। लेकिन अगर आपने सेम वे अगर एक एप्लीकेशन लगाई है एचएनआई कैटेगरी में और अगर आपको 10% में आपको वो मिल रहा है और अगर आपको 10 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो आपको 10% अलॉटमेंट आना तय है। अच्छा, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, उन बातों की चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले अगर हमारे पास में 5 डीमैट अकाउंट है तो हम 5 डीमैट अकाउंट में जाके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे, बिकॉज आईपीओ एप्लीकेशन पेन नंबर से डिटेक्ट होती है। अगर आपने एक पेन नंबर से 5 एप्लीकेशन लगाई है तो उसका कोई लेना देना नहीं है, एक सब रिजेक्ट हो जाएगी, केवल एक एप्लीकेशन ही मान्य होगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हम ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, आईपीओ में अप्लाई एसबा के थ्रू होगा। एसबा के बाद में अगर हमारे को, जब हमने अप्लाई कर दिया, एसबा मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, मतलब हमारा पैसा कटता नहीं है, पैसा बैंक से पहले। ऐसा जब हमारे को अलॉटमेंट आ जाता है
तब हमारा पैसा बैंक अकाउंट से कटता है, उससे पहले ब्लॉक रहता है वो हमारे बैंक अकाउंट। इसलिए IPO एप्लीकेशन लगाने के बाद में हमारे को हमारे UPI एप्लीकेशन के ऊपर, UPI के जो भी हम ऐप यूज़ करते हैं वहाँ पे उस एप्लीकेशन को अप्रूव करना जरूरी होता है, तभी हमारा वो अमाउंट बैंक में ब्लॉक होगा। UPI मैंडेट बोलते हैं उसको। तो जैसा आज समझो एप्लीकेशन का लास्ट दिन है, तो आज से शाम को 5 बजे तक आपको वो मैंडेट अप्रूव करना जरूरी है। अदरवाइज आपने अपने डीमेट अकाउंट से एप्लीकेशन लगा दिया, आप अपने बैंक अकाउंट से एप्लीकेशन लगा दी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। UPI से कोई भी लगाई हुई एप्लीकेशन IPO के लास्ट दिन के 5 बजे तक आपको अप्रूव करना मैंडेट को कंपलसरी है, अदरवाइज वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, लिस्टिंग गेन के लिए। लिस्टिंग गेन का मतलब हुआ जिस रेट पे हमने IPO लगाया है और IPO जिस रेट पे बाजार में ओपन होता है, मतलब बाजार में क्या रेट पे लिस्ट होता है, उसको लिस्टिंग गेन बोलते हैं। लिस्टिंग गेन कई बार जिस रेट पे मार्केट में IPO लिस्ट होता है वहां से कम भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है। तो हमारे को हमारी कैपिटल फ्री करने के लिए और IPO में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे को लिस्टिंग गेन लेने के बाद में IPO से एग्जिट हो जाना चाहिए। लिस्टिंग गेन लेने का फॉर्मूला ये है कि हमारे को IPO बाजार में IPO लिस्ट हो रहा है, उसके पहले 5 मिनट में हमारे को एग्जिट हो जाना है मार्केट, मतलब शेयर बेच के निकल जाना है। बिकॉज हमने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था और पहले 5 मिनट में निकल जाना है। दैट इज द फॉर्मूला। अच्छा, इस बात के लिए हमारे को पहले से अवेयर होना है कि हमारे को अलॉटमेंट आया है या नहीं आया। अलॉटमेंट के बारे में आपका ब्रोकर, आपका BSE, NSE सब आपको बताते हैं कि पैसा भी बैंक अकाउंट से कट जाता है, बट फिर भी मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से हम अपना स्टेटस पता कर सकते हैं कि आपको हमारे को अलॉटमेंट आया है या नहीं आया। चौथा पॉइंट, अगर हमारे को IPO लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो इस बात को हमारे को हर कैटेगरी का ओवर सब्सक्रिप्शन डेटा हमारे को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर HNI कैटेगरी यानी इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, FII कैटेगरी में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है और हम उस IPO को लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया तो वो IPO की प्राइस लिस्ट होने के बाद कम आ जाती है। ये हमने देखा है, बहुत सारे टेक IPOs में देखा है, Paytm, नाइका, जोमेटो, इन सब में हमने देखा है। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लेना है तो लिस्टिंग गेन के बाद में निकल जाना है। अगर रखना है लॉन्ग टर्म तो हमारे को सब्सक्रिप्शन का डेटा देखना आना चाहिए। वीडियो के शुरू में हमने बोनस टिप की चर्चा की थी, तो हम यहाँ पे आपको 2 बोनस टिप देने वाले हैं। पहला बोनस टिप ये कि किस IPO को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। जिस भी IPO में FII और HNI कैटेगरी का, DII कैटेगरी का ओवर सब्सक्रिप्शन डेटा 10 गुना से अधिक है, उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। दूसरी बात, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आया और आपको IPO अच्छा लग रहा है, लेना है या नहीं लेना, अगर इस बात की इवेल्युएशन करें तो इस इवेल्युएशन का जो पैमाना है वो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी का ओवर सब्सक्रिप्शन डेटा है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहां से ये पता लगेगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन किस कैटेगरी में कितना हुआ है। ऑब्वियसली हर चीज का, हर रूल का कुछ अपवाद होता है, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा सजेस्ट करता है कि ये इस तरीके से अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे को इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बहुत अच्छा मिलने की उम्मीद रहती है। दूसरी बात, कब हमारे को IPOs में इन्वेस्ट करना चाहिए, सारे IPO में, और कब नहीं करना चाहिए। तो अगर निफ्टी का अपवर्ड डायरेक्शन है, और अपवर्ड डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है, अपवर्ड डायरेक्शन डिसाइड होता है 200 DMA यानी 200 डेज का मूविंग एवरेज, यानी निफ्टी में पिछले 200 दिन के मूविंग एवरेज कितनी है। तो जो पिछले 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो निफ्टी अगर उससे ऊपर ट्रेड कर रही है तो 100% हमारे को IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो छोड़ देना चाहिए। अभी करंट में निफ्टी 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 19,500 से ऊपर है, 500 के आसपास है। चूंकि निफ्टी अभी उससे ऊपर ही ट्रेड कर रही है, वहीं ट्रेड कर रही है, तो मार्केट का मोमेंटम अच्छा है। सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे को जब इन्वेस्टमेंट करना है तो सारे IPOs में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी IPO को छोड़ना नहीं है, किसी IPO में इन्वेस्ट करना है, किसी में नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बिकॉज कुछ IPO हमारे को अलॉटमेंट नहीं आएंगे, कुछ में हमारे को लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे को सारे IPOs में इन्वेस्टमेंट करना है। यदि आपको इस IPO से रिलेटेड कुछ और भी सवाल हैं तो हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। उसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि इस तरीके का और भी जब आपको वीडियो आए तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।